नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। जो पहला हमारा चर्चा का विषय है वो हमारी आधिकारिक भाषाओं पर है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे है। उसके चलते हुए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का जो ड्राफ्ट आया था वो कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो उसी पर यह आर्टिकल चर्चा करता है। उसके बाद में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिसमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। इसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज है, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। एमसीक्यू देखते हैं आज का, वो ये है कि बर्न शुगर जो नॉवेल है, जो उपन्यास है, वो इनमें से किसके द्वारा लिखा गया, इसका लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अवनी जोशी, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है सलमान रुशीद, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वर्णनात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं आज का, वो यह है कि भारत को एक सच्चा लोकतंत्र कहने के लिए विविधता में एकता की तर्ज पर काम करने की आवश्यकता है। उसी के लिए ये जरूरी है कि हम हमारी सभी आधिकारिक भाषाओं को समान सम्मान दें। इस पर एक चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल देखते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था, उसके बारे में काफी डिबेट रहा। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी बदलाव हमको देखने की मिले कि जो अप्रूवल लेने पड़ते थे वो अब पोस्ट फैक्टो हो गए, मतलब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद में। तो ये तो एक पूरा दूसरा विषय है, लेकिन ये कोर्ट में गया है और ये किस चीज को लेकर चैलेंज हुआ है वो देख लेते हैं। तो जिसने ये पिटीशन फाइल करा है, जिन्होंने इसे चैलेंज किया है, उनका ये कहना है कि ये जो ड्राफ्ट है ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में है। ठीक है, इसके अलावा ये दूसरी और कोई भी आधिकारिक भाषाओं में नहीं है। तो हमारे देश की जो जनसंख्या अगर देखें तो बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है जो इन दोनों में से कोई भी भाषा नहीं जानती है। तो इसीलिए इस ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया गया और इसे और विभिन्न लैंग्वेज में पब्लिश करने के करके वापस पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भेजने की बात की गई। तो देखते हैं सरकार की तरफ से क्या तर्क आया है, क्या जस्टिफिकेशन आया है। तो सरकार ने सबसे पहले ये कहा गया है कि ठीक है, शेड्यूल 8 जो है हमारा, उसमें 22 आधिकारिक लैंग्वेजेस दी हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है। लेकिन अगर हम इन 22 अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो मूल अर्थ है वो अपने आप में खो जाएगा, और ये एक अलग ही परिस्थिति को जन्म देगा जो आगे चल के काफी ज्यादा लीगल अनसर्टिनिटी पैदा कर सकता है, ऐसी न्यायिक पचड़े आगे बढ़ा सकता है, जिससे इसका पूरा मूल भावना ही नष्ट हो जाए। ठीक है, उसका असली मतलब पहुंचे ही नहीं। उसके साथ में सरकार ने एक कानून का भी हवाला दिया है, जो कि है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार को इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, इन दो भाषाओं में अपने लॉ को पब्लिश करना होता है, सिर्फ इन दो भाषाओं में ही। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आया है कि ये तो 1963 का एक्ट है, 1973 का भी एक और एक्ट है, वो है द अथॉरिटिव टेक्स्ट एक्ट 1973। ये एक केंद्रीय कानून है और ये कहता है कि एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है जिसमें हर केंद्रीय कानूनों को हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो आधिकारिक भाषाएं है, शेड्यूल 8 में जो दी गई है, उसमें सारी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है, तभी ये सब तक पहुंच पाएगा। तो एक और तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहता है केवल इंग्लिश हिंदी, दूसरी और अथॉरिटिव टेक्स्ट एक्ट ये कहता है कि सभी 22 भाषाओं में, सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है, खासकर केंद्रीय कानूनों को। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये तो हो गए पक्ष विपक्ष की बात में। अब भारतीय राजनीति में भाषाओं का क्या महत्व रहा है, तो हमारे आजादी के समय से ही इसका एक महत्व देखने को मिला है। जो 1956 में पुनर्गठन हुआ राज्यों का, ये भाषाओं के आधार पे ही था। आज भी अगर हम देखें तो हमारे जो मैक्सिमम, जो अधिकतर राज्य है, वो भाषाओं के आधार पे ही गठित किए गए हैं। तो ये एजिटेशन, ये विरोध कहाँ से चालू हुआ था, ये कहाँ से एक थॉट चालू हुआ था कि हमारे भाषाओं के आधार पर राज्य होंगे। तो आपको पता होगा, पोटी श्री मुल्लू 1952 में इन्होंने सबसे पहली इसकी डिमांड करी थी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है,
उसमें आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये सारा एरिया आता था। तो उन्होंने डिमांड करी कि तेलुगु लोगों के लिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। मद्रास प्रेसिडेंसी को डिवाइड करके एक तेलुगु भाषी अलग राज्य बनाया जाए। उसी के चलते हुए बाद में वो आंध्र प्रदेश बना, और अभी आपको जैसे पता है आंध्र प्रदेश का भी विभाजन हो गया है और अब उसमें से तेलंगाना एक और नया राज्य निकल चुका है। तो केवल वहां से नहीं, उसके आगे भी अगर हम देखें तो काफी राजनीतिक पार्टियां भी रही है जो भाषा का मुद्दा उन्होंने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। तो उन्हीं पार्टियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है द्रविड़ मुनेत्र कषगम या द्रविड़ मुनेत्र कटगम भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो है ये तमिलनाडु से पार्टी आती है, डीएमके जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, जो भी हाल ही में अपोजिशन पार्टी है तमिलनाडु में। इन्होंने भी भाषाओं को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, और काफी बार तो तमिलनाडु में तो एक समय ऐसा भी था कि जब कि हमने इसे एक देश बनाने की भी मांग उठी थी तमिलनाडु में। एक पीरियड यहाँ पर ऐसा भी था। उसके साथ में तेलुगु देशम पार्टी जो है, जो टीडीपी पार्टी है, जिसके प्रमुख जो है चंद्रशेखर बाबू है, चंद्रशेखर नायडू है जो इसके प्रमुख है, वो भी अ, तेलुगु भाषा जो है उसके मुद्दे पर उन्होंने अपनी राजनीति काफी भी रखी है। उसके साथ में महाराष्ट्र की जो शिवसेना है उसने भी मराठी मानस का एक बहुत बड़ा मुद्दा रखा हुआ है। उसके अलावा अगर हम देख लेते हैं कि जो हमारा 8th शेड्यूल है, जो 8वां हमारा शेड्यूल है, उसमें कौन कौन सी 22 भाषा है। तो ये भाषा है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं। जब ओरिजिनली हमारा संविधान बना तो उसमें केवल 14 ही भाषाएं थी, वो आगे बढ़ के ये 22 भाषाएं बनी। तो उसमें जो सिंधी भाषा थी वो 1967 में हमारे संविधान में ऐड हुई। उसके बाद में जो कोंकणी है, कोंकणी ये जो तटीय महाराष्ट्र है वहां पे बोली जाती है, गोवा में भी बोली जाती है और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, हम सोचते हैं कि ये क्यों हमारी आधिकारिक भाषा है, तो सिक्किम जो हमारा राज्य है उसमें मुख्यतः नेपाली भाषी लोग हमें मिलते हैं। ये 1992 में हमारे संविधान में ऐसा आधिकारिक भाषा आई। उसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 2004 में ऐड हुई। तो चलिए आगे और हम थोड़ा देख लेते हैं कि पार्टीज जो है, राजनीतिक पार्टी है, वो अभी तक संसद को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाई है कि सारी जो हमारी 22 भाषाएं है उसमें सारा कामकाज होना चाहिए। कम से कम हमारे लॉ तो ट्रांसलेट होना चाहिए। तो एक लैंग्वेज पॉलिसी बनाने की बात की गई है राइटर ने कि एक ऐसी इंक्लूसिव लैंग्वेज समावेशी एक भाषीय नीति बनाई जाए जिसमें हमारी जो लॉ मेकिंग और इन्फोर्समेंट प्रोसेस का ट्रांसलेशन किया जाए और बताया जाए, जिससे सारे लोगों तक पहुंच हुए। उसके साथ में अगर हम अभी के दौर में देखें तो जो UIDAI है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार का सारा कामकाज देखती है, सिर्फ यही ऐसी एजेंसी है जो कि लैंग्वेज पॉलिसी को, एक समावेशी लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करती है। तो उसके साथ में कोर्ट का रुख देख लेते हैं कि कोर्ट ने कब कब इस मामले में कहा है। तो काफी जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी समय का ये केस है। हारला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1951 का केस है, ये 1951 का केस है। उसमें ये कहा गया था कोर्ट ने कि सिटीजन्स आर बाउंड बाय लॉज विच हैव नॉट बी पब्लिश्ड एंड पब्लिश। तो आपका अगर कोई ऐसा कानून है जो कि पब्लिश नहीं किया गया है सिटीजन्स की भाषा में खासकर, तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उसके लिए हम सिटीजन को उससे बाउंड नहीं मान सकते। देखिए पर्टिकुलर हम पोर्शन जो जस्टिस ने कहा है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो कोट करते हैं कि नेचुरल जस्टिस required that before a law can become operative, it must be promulgated and published. It must be broadcast in some recognizable way so that all men may know what it is. तो किसी भी कानून के पारित होने और लागू होने के पहले ये आपका एक जिम्मेदारी है कि आप उसको सभी लोगों तक पहुंचाए। और ये सभी लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उनकी भाषाओं में हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर जजमेंट है। उसके बाद में ये अभी एक महत्वपूर्ण केस आया, देखते हैं इसमें क्या रूलिंग आती है। तो चलिए थोड़े इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी देख लेते हैं।
तो यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दिया है राइटर ने कि यहाँ पर मल्टी लैंग्विस्टिक जुरिस्डिक्शन है। ईयू में जो यूरोपियन यूनियन है उसमें जितने भी राज्य है उनकी सबकी भाषाएं इंक्लूड की गई और उसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना गया था। जैसे हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ईयू में भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हर मेंबर स्टेट की उसे आधिकारिक भाषा बनाया गया। उनका सारा कामकाज इन सारी 22 भाषाओं में होता है। उसके साथ में ईयू में अगर हम देखें तो यहाँ की पॉलिसी अलाउज ईयू नेशनल टू कम्युनिकेट विद ईयू इंस्टीट्यूशन इन एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जितनी भी उनकी आधिकारिक भाषा है उन सारी भाषाओं में उनको कम्युनिकेट करने का, संचार करने का या किसी भी तरीके का एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का अधिकार है और वहां की पॉलिसी इसको अलाउ करती है। तो न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं आज का हमारा, वो ये है कि अवनी जोशी जो है वो नॉमिनेट की गई है जो बुकर प्राइज रहता है उसके लिए। उनका नॉवेल, जैसे कि हमारा आज का एमसीक्यू भी था, उनका नॉवेल कौन सा है वो देख लेते हैं, वो है बर्न शुगर। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के, सिर्फ वही इसकी सोल ऑथर नहीं थे, उसके साथ में भी कुछ और उनके ऑथर्स थे जिन्होंने उनका इसमें सहयोग किया है। उसके अलावा हम और किताब नॉवेल्स देख लेते, उपन्यास देख लेते हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उनमें से ये कुछ है: द न्यू वाइडनेस बाय डैन कुक, दिस मॉर्निबल बॉडी बाय तिस्तिसी डेंगर एम्बगा, द शैडो किंग बाय मैजा मेंगिस्टी, शुगी बैन बाय डॉगलस स्टुअर्ट, रियल लाइफ बाय ब्रैंडन टेलर। तो ये और कुछ उपन्यास है जो शॉर्टलिस्ट किए गए इस बुकर प्राइज के लिए। तो देखते हैं ये बुकर प्राइज किसे मिलता है। वैसे अवनी जोशी जो है वो इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन ये अभी दुबई बेस्ड है, दुबई में रहती है ये। तो देखते हैं अगर इनको मिलता है तो भारत के लिए काफी गर्व की बात होगी। देखते हैं हम इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। उसके साथ में लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल पारित किया गया है, जिसमें अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएंगी। अभी तक केवल उर्दू और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। कुछ ही दिनों पहले हमने चर्चा करी थी कि कैबिनेट ने ये बिल पास किया है और अब ये लोकसभा से भी पास हो चुका है। तो हम थोड़ा आंकड़ों की दृष्टि से देख लेते तो डोगरी जो है वो 26.64, मतलब करीब करीब 27% जो वहाँ की जनसंख्या है वो ये भाषा बोलती है। डोगरी जो भाषा है ये मुख्यतः जो जम्मू रीजन है उसमें बोली जाती है। उसके अलावा अगर हम उर्दू और हिंदी देख ले तो उर्दू केवल 0.16% लोग ही बोलते हैं और हिंदी 2.36%। तो उर्दू जो यहाँ की आधिकारिक भाषा थी वो आधा प्रतिशत, मतलब आधा प्रतिशत भी वहाँ की जनसंख्या नहीं बोलती और वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज बढ़ाई गई और जैसे हमने आज के आर्टिकल में भी डिस्कस करा, ये काफी लोगों को एक समझ पैदा करेगा कानूनों से जरूरी, पॉलिसी से रिलेटेड। तो इससे जो एक कम्युनिकेशन होता है गवर्नमेंट और जनता के बीच में वो और अच्छा होगा। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मुझे समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।